हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की ये कॉमिक सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे नागराज के फ्रेंड्स की एक सोलो कॉमिक्स जैसे शूलधारनी सोडांगी, दुर्दम्य सेना पंचनाग, महात्मा कालदूत। तो आपको इन सभी कैरेक्टर्स की कॉमिक्स मिलती रहेंगी, वो भी सिर्फ 20 पेज में एक स्टोरी कंप्लीट। हाँ दोस्तों, इस कॉमिक्स की विशेषता यही है कि इसमें 20 पेजेस में ओनली एक स्टोरी कंप्लीट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स, शूलधारनी सोडांगी की ये अच्छी कॉमिक्स अधूरा प्रेम। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स से मेरा जुनून, अधूरा प्रेम, शूलधारनी सोडांगी। पिरामिडों का रहस्यमय संसार इजिप्ट, जहां हैं हजारों अनसुलझे रहस्य। मृत्यु के बाद जीवन की प्रबल आस्था के कारण यहां बनाई जाती है मृतकों की मम्मियां। इन्हीं जीवन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है भीषण देव पूजाएं। इजिप्ट के इन्हीं रहस्यमय पिरामिडों के नीचे बसा है नागवंश के शक्तिशाली राजा बजेटस का साम्राज्य, जो रक्षक राजाओं का वंश है। राजा बजेटस अमर रहे। कुछ कहना चाहते हो एरिस? महाराज, शू ने सूचना भेजी है कि भोर का तारा उदय हो चुका है। ओह, ये तो खुशी की सूचना है। यानी आज से 3 दिन बाद दिव्य मास प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या आज्ञा है? रा देवता की महापूजा की तैयारियां की जाए। रा देवता की जय हो। हम इस महापूजा में किसी भी तरह की भूल नहीं करना चाहते। वर्ष में एक मास, जिसे दिव्य मास के नाम से पुकारा जाता है, उसमें पूरी सावधानी और आस्था के साथ संपन्न की जाती है यह महापूजा। यह देव पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की जाए। बजट की परंपरा के अनुसार इजिप्ट के इस अंतर जगत के प्रत्येक नागरिक का इस पूजा में सम्मिलित होना परम आवश्यक होता है। शू मानवता की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड पर फैले हमारे प्रत्येक रक्षक को इजिप्ट में होने वाली महापूजा के लिए उपस्थित होने की सूचना दो। इस महापूजा में जो उपस्थित नहीं होता उसे रात देवता से शक्तियां व संरक्षण प्राप्त नहीं होता। हम नहीं चाहते कि कोई भी बजटवासी रात देवता के आशीर्वाद से वंचित रह जाए। आपकी सूचना प्रत्येक रक्षक तक पहुंच जाएगी शू, पर भरोसा रखिए महाराज। शू आ गई। भूमंडल पर फैले बजट के प्रत्येक रक्षक को महापूजा की सूचना देने निकल पड़ी शू। शू हवा की शक्तियों से युक्त इजिप्ट के इस अंतर जगत की आदि सेविका है। हजारों वर्ष की आयु वाली शू ने कई बार इजिप्ट को बसते उजड़ते देखा है। शू इजिप्ट की संदेश वाहक भी है। शू को सिर्फ इजिप्ट के अंतर जगत के लोग ही देख व सुन सकते हैं। शू आ गई। जरूर कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी। महापूजा? शू, ठीक है शू, हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे शू। शू अच्छी तरह जानती है किसी भी कारण से यदि कोई इस पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाया तो अनर्थ होगा। रा देवता से प्राप्त आशीर्वाद व शक्तियों के कारण ही इजिप्ट के लोग अपीप से सुरक्षित रहते हैं। बजेटस, महारानी बजूका सोडांगी हमेशा महापूजा में देर से पहुंचती है। आपने अपनी पुत्री को बहुत लाड प्यार से पाला है, शायद इसलिए वो लापरवाह हो गई। आप निश्चिंत रहे, शू सोडांगी को सही समय पर ले आएगी। तुम ठीक कहती हो। शू सोडांगी का एक संरक्षक की तरह ध्यान रखती है। सोडांगी का महापूजा में देर से पहुंचने का एक ही कारण होता है, वो है हमेशा की तरह मुझे भूख लगने से पहले ही ले आई दूध। तुम्हें बिना देखे कैसे पता चल जाता है कि मैं ही हूं? तुम परछाई की तरह मेरे साथ रहती हो। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है और मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है नागराज। साथ रहने से प्रेम बढ़ता है। सोडांगी तो नागराज के जिस्म का हिस्सा थी। अपने शरीर में तो मुझे जगह दे दी, अब हृदय में भी दे दो। सोडांगी के स्पर्श को अच्छी तरह पहचानता था नागराज। सोडांगी, तुम अभी तक सोई नहीं? आज मुझे नींद नहीं आएगी,
पर क्यों? दिव्य मास शुरू होने ही वाला है। किसी भी समय शू मुझे लेने आ जाएगी। ओहो, इजिप्ट में तुम्हारी माँ पूजा आरंभ होने वाली है। उसी खुशी में तुम्हें नींद नहीं आ रही। तुम्हें कैसे समझाऊं नागराज, तुमसे 1 महीने के लिए दूर रहने की पीड़ा मुझे सोने नहीं दे रही। क्या सोचने लगी? यही कि मेरे चले जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं बच्चा नहीं हूं सोडांगी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। फिर भारती वेदाचार्य जी हैं, जरूरत पड़ी तो विसर्पी को बुला लूंगा। मैं हर पल की बात कर रही हूं, इनमें से हर पल तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहता। वो मैं मेरी नागसेना तो हर पल मेरे साथ रहती है। तुम नहीं समझोगे नागराज। गुड नाइट। मैं समझ सकता हूं, पर गुड नाइट। संग हो या जंग, सोडांगी नागराज के शरीर का एक हिस्सा थी। हिस, खचाक, ओह, दाढ़, सोडांगी, ओह, ये क्या बला है? ये बला मौत है तुम्हारी। ओह, आई, ओह, कच, आ, कच, ई, कच, हिच, कच। मेरे जख्म देखकर तुम्हें क्या हो जाता है सोडांगी? तुम तो जानती हो मेरे जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं, पर मेरे जख्म अपने आप नहीं भरते नागराज। तुम्हारे जख्म मैं समझा नहीं। मैं तुमसे अलग नहीं हूं नागराज, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हूं। तुम्हारे जिस्म पर लगने वाला हर जख्म सोडांगी के जिस्म पर भी लगता है। हे देव कालजयी, इसे कैसे समझाऊं? प्यार करने वाले समझाने से समझते कहाँ हैं? वो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है, चाहता है। नागराज के इन जूतों की ठोकर हर अपराधी पहचानता है, धड़ धड़ाक। पर ये जूते सोडांगी के स्पर्श को पहचानते हैं। वो सोडांगी। शू सोडांगी के पास पहुंच चुकी थी। शू, सोडांगी, वर्ष में एक बार तुमसे मिलने की खुशी तो होती है शू, पर वर्ष में एक बार नागराज से बिछड़ने का दुख भी होता है। तुम सच कह रही हो, पर तुम सबके मन की बात कैसे जान लेती हो शू? शू इजिप्ट के हजारों वर्षों का इतिहास भी जानती है सोडांगी। इजिप्ट का इतिहास? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? मैं इतिहास का संकेत तो दे सकती हूँ, पर इतिहास बता नहीं सकती। तुम्हारे लिए संकेत यही है कि तुम किसी के प्यार का कर्ज चुका रही हो। प्यार का कर्ज? और तुम संकेत दे सकती हो, इतिहास क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि इजिप्ट का इतिहास हजारों अनसुलझे रहस्यों से भरा है। अगर मैंने इतिहास बताने की कोशिश की तो वो रहस्य खुल जाएंगे। कुछ रहस्य तो ऐसे भी हैं जिनके उजागर होते ही दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, और ऐसा करते ही रात देवता के शाप से मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। शू, मुझे नहीं जानना इजिप्ट का इतिहास। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। महापूजा में केवल आज की रात शेष है। कल सुबह से पूजा आरंभ हो जाएगी। मैं कल सुबह इजिप्ट पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये लो मेरी चक्रगति, जो तुम्हें पलक झपकते ही इजिप्ट पहुंचा देगी। पर समय का ध्यान रखना। ठीक है। सुबह होने में रात बाकी थी। नागराज, गणित के एक प्रश्न का उत्तर बताओगे? हाँ हाँ, पूछो। मेरे गणित का ज्ञान इतना बुरा भी नहीं है। 1 और 1 का योग कितना होता है नागराज? हा हा हा। अरे, ये भी कोई प्रश्न है? 1 और 1 11 होता है। ये मजाक नहीं है, ठीक से बताओ। चलो ठीक के देता हूँ। 1 और 1 2 होता है। ठीक जवाब? गलत जवाब। 1 और 1 1 ही होता है नागराज। वो कैसे? नागराज, 1 और 1 11 होते हैं राजनीति में। 1 और 1 2 होते हैं व्यापार में, पर प्यार में 1 और 1 मिलकर 1 ही होता है नागराज। सोडांगी और नागराज एक हैं, 2 नहीं। वो मैं जिस नागराज को देखकर मौत को भी पसीना आ जाता है, वो आज पसीने से तरबतर हो गया था। सोडांगी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, पर मेरे गणित में 1 और 1 2 ही होता है। अपने जज्बातों पर काबू न रख पाई सोडांगी। सोडांगी, मैं तुम्हारे प्रेम को महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सोडांगी के प्रेम और त्याग ने चारों ओर से जकड़ रखा था नागराज को, और नागराज भी इससे अनजान नहीं था। सुबह सोडांगी को जाना ही था। सोडांगी ऐसे जा रही थी जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा सोडांगी। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी नागराज।
शू शू। सोडांगी, मेरी पुत्री। महापूजा का शुभारंभ हो चुका था। परंपरा के अनुसार इजिप्ट के अंतर जगत का प्रत्येक नागरिक इस पूजा में उपस्थित था। हुम हुर्र। प्रथम दिन की पूजा का समापन करके अपनी प्रिय पुत्री से मिले राजा बजेटस व रानी बजूका। पुत्री, पिताजी, बेटी, माँ, शू हमारी पुत्री का ध्यान रखना। अब एक मास तक ये तुम्हारे संरक्षण में है। आप निश्चिंत रहे, शू सोडांगी का पूरा ध्यान रखेगी। सोडांगी उदास थी। सोडांगी, रात देवता की महापूजा प्रसन्नचित्त होकर पूरे मन से की जाए, तभी उनसे वरदान व शक्तियां प्राप्त होती है। मैं देख रही हूं तुम इस बार भी उदास हो और तुम्हारा मन भी पूरी तरह देव पूजा में नहीं है। तुम ठीक कहती हो शू, मेरा मन नागराज के पास है। ये होना ही था, इस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं। पर यह हो क्या रहा है, मुझे कुछ तो बताओ। मैं नहीं बता सकती, बस इतना ही संकेत कर सकती हूँ कि इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारे इतिहास में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा मुझे मेरा इतिहास? बताओ शू, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इतिहास का पता तो बता सकती हूँ, पर अपने इतिहास को खोजना तुम्हें खुद ही होगा। सोडांगी की मानसिक स्थिति को बिगड़ता देख शू ने बता दिया उसे उसके इतिहास का पता। हिस्टर की गुफाओं में लिखा है पूरे इजिप्ट का संपूर्ण इतिहास। कहाँ है हिस्टर की गुफाएं? प्राचीन प्राचीन हिस्टोरियस देवता के पिरामिड के नीचे सैकड़ों वर्ग क्षेत्र में फैली है हिस्टर की रहस्यमयी गुफाएं। किसी महान इतिहासकार ने ही लिखा होगा उन गुफाओं में पूरे इजिप्ट का इतिहास। नहीं सोडांगी, हिस्टर की गुफाएं तिलिस्मी हैं। इजिप्ट में घटने वाली प्रत्येक घटना खुद ब खुद भित्ति चित्रों और लिपि के साथ गुफा की दीवारों पर उभर आती है। पर हजारों वर्षों के इतिहास और करोड़ों चित्रों के बीच से मैं अपना इतिहास कैसे खोज पाऊंगी? ये फैसला तुम्हारी तकदीर और हिस्टोरियस देवता का आशीर्वाद ही करेगा। अगले दिन की देव पूजा समाप्त होते ही सोडांगी हिस्टर की गुफाओं में थी। हे हिस्टोरियस देवता, बजेट वंश के रक्षक राजा बजेटस की पुत्री सोडांगी अपना इतिहास जानने के लिए आपका आशीर्वाद चाहती है। हिस्टोरियस देवता की प्रतिमा पर प्रकट हुआ एक सर्प। लगता है मुझे हिस्टोरियस देवता का आशीर्वाद मिल गया। हिस। सोडांगी ने हिस्टर की गुफा में कदम बढ़ाया ही था कि चीं चीं आह। ओह, निशाचर जाति के चमगादड़, अगर मैं सावधान न होती तो ये मेरा मांस नोच लेता। चिटर चिट। गुफा की दीवारों और जमीन पर जहरीले डंक वाले बिच्छू भी हैं। मुझे सतर्क रहना होगा। किसी भी कीमत पर अपना इतिहास जान लेना चाहती थी सोडांगी। मेरे ही कांटों से बनी ये कटीली तलवार मेरी रक्षा करेगी। जम। और मेरा प्रलंकारी रूप मेरा रास्ता आसान कर देगा। एक के बाद एक गुफा में सर्प गति से सरसराती चली गई सोडांगी। खचाक चीं। अब गुफा का कोई खतरा उसका मार्ग नहीं रोक सकता था। शक खम सड़ाक। जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। ये गुफा अन्य गुफाओं से साफ और सुंदर है। तुम्हारा स्वागत है सोडांगी। यहाँ से मिस्र के महान राजाओं का इतिहास शुरू होता है। यहाँ से तुम अपना इतिहास जान सकती हो। सोडांगी उस इतिहास को पढ़ने लगी। सन 3000 बीसी मिस्र का तत्कालीन राजा लातेन, जिसका विवाह राजकुमारी फेरी से होने जा रहा था। राजकुमारी फेरी बजेट वंश की सबसे सुंदर और बहादुर नाग कन्या थी। फेरी बजेट वंश, ये तो हूबहू मेरे जैसी है, यानी सोडांगी ही पूर्व जन्म की फेरी थी। लातेन में राजाओं जैसा शौर्य नहीं था। वो वंश परंपरा से मिस्र का राजा बना था। उसे हर समय अपनी मृत्यु का भय सताता रहता था। मिस्र में राजा को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। यही एक कारण था कि सभी उसकी सुरक्षा में लगे रहते थे और कोई भी उसका हुक्म टालता नहीं था। लातेन की बुजदिली से बेखबर फेरी मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी और उसने मिस्र की महारानी बनने के सपने भी सजा लिए थे। लातेन की बुजदिली का पता उसके मंत्रियों और कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को लग चुका था, जो लातेन को रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहते थे।
भयभीत लातेन ने खुद को सुरक्षित करने के लिए मिस्र के एक महायोद्धा को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया। उस महायोद्धा का नाम था एटन। अरे, भित्ति चित्रों में एटन के चित्र को खुरच रखा है, पर क्यों? एटन मिस्र का सबसे बहादुर योद्धा था। युद्ध में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मिस्र के लोगों को यकीन था कि एटन में रात देवता का अंश है। एटन देव पुरुष के नाम से विख्यात था। क्या एटन एक देव पुरुष था? एक देव पुरुष कहे जाने वाले एटन के खुरचे हुए भित्ति चित्रों ने सोडांगी की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। शायद आगे के इतिहास में एटन का कोई पूरा भित्ति चित्र मिल जाए। बहुत आगे तक के इतिहास में भी सोडांगी को एटन का कोई पूरा भित्ति चित्र नहीं मिला। मिस्र के इतिहास में एक महायोद्धा का ऐसा निरादर क्यों किया गया, ये मैं जानकर रहूंगी। आखिर एक जगह आकर सोडांगी ठिठक गई। इतिहास में लिखा ही कुछ ऐसा था, और एटन ने फेरी की मौत अपने ऊपर ले ली। एटन ने ऐसा क्यों किया? आगे का पूरा इतिहास मिटाया जा चुका था। अरे, आगे का सारा इतिहास एटन के भित्ति चित्र की तरह मिटाया जा चुका है। मैं पीछे का ही इतिहास पढ़ती हूँ, शायद एटन के बारे में कुछ और पता चल सके। सोडांगी पीछे का छूटा हुआ इतिहास पढ़ने के लिए मुड़ी, लेकिन अरे, इन दीवारों से भी इतिहास गायब हो चुका है। मैं एटन के बारे में जानने की जिज्ञासा में इसे बिना पढ़े ही आगे बढ़ गई थी। तभी गूंजी एक आवाज। हिस्टर की गुफाएं प्रत्येक जिज्ञासु को इतिहास पढ़ने और जानने का एक ही अवसर देती है, और वो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अपने अतीत के इतने करीब आकर सोडांगी को निराश ही लौटना पड़ा। तुम थोड़ा धैर्य से काम लेती तो अपने अतीत को जान जाती। एटन की जिज्ञासा मुझे आगे ले गई। शू, उस तिलस्मी इतिहास से एटन के चित्र कैसे मिटाए जा सकते हैं? कोई पढ़ते समय इतिहास मिटा डाले तो वो हर एक के लिए मिटा ही रह जाता है। एटन के चित्र को भी किसी ईर्ष्यालु ने इतिहास पढ़ते समय मिटा डाला होगा। सोडांगी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। इजिप्ट की प्रत्येक मम्मी पर एक प्रतीक चिन्ह होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। एटन की मम्मी पर भी सूर्य का चित्र है। मैं आसानी से उसे पहचान लूंगी। शू ने सोडांगी को सचेत किया। तुम मम्मियों के संसार में जा रही हो सोडांगी। तुम तो जानती हो, इजिप्ट की प्रत्येक मम्मी के साथ कोई ना कोई श्राप जुड़ा होता है। तुम्हारी असावधानी तुम्हारे प्राण भी ले सकती है। इस बार सोडांगी कोई भूल नहीं करेगी। मम्मियों के रहस्यमयी संसार में प्रवेश कर गई सोडांगी। हर कदम पर मौत मुंह बाए खड़ी थी। मृतकों के इस संसार में किसी भी वस्तु के अपने स्थान से हटते ही झपट पड़ती है मौत। टनाक खनाक। सोडांगी की असावधानी के कारण एक ताबूत अपने स्थान से हट चुका था। सोडांगी पर झपट पड़ी थी मौत। बूश बुइस। अगले ही पल प्रलंकारी रूप में आ चुकी थी सोडांगी। अरे, इन पर मेरे कांटे बेअसर है। शक शक शक। और तलवार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। वो सड़ाक। अब जब अस्त्र शस्त्र बेकार सिद्ध हो तो बुद्धि से काम तमाम किया जाता है। भड़ाम। वो सोडांगी को टक्कर मारने के लिए झपटे दोनों शैतान एक दूसरे से टकरा गए। शैतानों का अंत करके आगे बढ़ गई सोडांगी। ये मम्मियां योद्धाओं की लगती है। अस्त्र शस्त्र और अश्व सिर्फ योद्धाओं की मम्मियों के पास ही रखे जाने की परंपरा है। सोडांगी की खोज अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। यही है उस महान योद्धा एटन की मम्मी जिसने फेरी के लिए अपनी जान दे दी। अरे, ये क्या? इस पर तो लिखा है, जो भी इस महायोद्धा एटन की मम्मी को खोलेगा उसे मृत्यु निगल जाएगी। जिसने पूर्व जन्म में मेरे लिए अपनी जान दी, इस जन्म में सोडांगी अपनी जान पर खेलकर खोलेगी उस प्रेमी के ताबूत को। उस ताबूत से मौत नहीं, प्रकाश निकला जो सोडांगी को प्रेम में भिगोकर चला गया। सोडांगी ने एटन की मम्मी को देखा तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। चेतना लुप्त होने लगी। एटन, तुम हो? तुम तो नागराज हो। तुम्हारे अलावा कौन ले सकता है मेरी मौत को अपने सिर? क्या आज भी तुमने मेरी मौत को अपने सिर लिया?
जो तुम्हारा ताबूत खोलने पर मुझे मिलनी थी। जो भी इस महायोद्धा एटन की मम्मी को खोलेगा उसे मृत्यु निगल जाएगी, फेरी को छोड़कर। फेरी को छोड़कर? ये तो मृतक के आखिरी वचन होते हैं, यानी मृत्यु की गोद में भी एटन को फेरी की चिंता थी। ओह एटन! सोडांगी की भावनाएं उसके होश पर हावी हो चुकी थी। अब वो सोडांगी नहीं, फेरी थी, और उसका एटन अभी जिंदा था। एटन, तुम समझते क्यों नहीं? हम नागवंश के लोग एक बार जो रिश्ता कायम कर लेते हैं फिर उसे जिंदगी भर निभाते हैं। मैं भी नागवंश का हूँ राजकुमारी, और तुमसे प्रेम का रिश्ता कायम कर चुका हूँ। उफ, तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं कुल देवता के सामने सम्राट लातेन को अपना पति मान चुकी हूँ। सम्राट लातेन को आप पति मान चुकी है, पर अभी उनसे आपका विवाह नहीं हुआ। एटन, तुम एक महायोद्धा और सम्राट के अंगरक्षक ना होते तो तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हारी मृत्यु का कारण बन चुका होता। तुम्हारे प्रेम के बगैर एटन जीना भी नहीं चाहता राजकुमारी फेरी। एक दिन आपको मेरा प्रेम स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारी वीरता की कदर करती हूँ एटन, और तुम्हारे प्रेम को महसूस कर सकती हूँ, पर नागवंश की परंपरा के खिलाफ जाने का साहस मुझ में नहीं। उन दिनों मिस्र में विवाह से पूर्व 1 मास के लिए होने वाले पति पत्नी को एक साथ रहना पड़ता था, जिसे मधुमास कहा जाता था। फेरी, मधुमास की परंपरा अवश्य किसी प्रेमी ने बनाई होगी। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है सम्राट। एटन हरदम साई की तरह उसके साथ रहता था। एटन ढाल था उनकी, किसी भी खतरे को उनसे टकराने से पहले एटन से टकराना पड़ता था। साए साए खच! राजकुमारी बचिए! आ! हमला सुनियोजित और घात लगाकर किया गया था। मुझे बचाओ फेरी! खटाक खटाक! एटन ऐसे खतरों से निपटने का आदी था। धाड़ सड़ाक! आक्रमण करने वालों की संख्या अधिक थी। उनमें से एक के द्वारा फेंका भाला फेरी की बाजू से रगड़ कर निकल गया। ओह, तेरी ये मजाल! उसके बाद सिर्फ आक्रमणकर्ताओं की चीखें गूंजी, खचाक! आ आ खच! और तब तक गूंजती रही जब तक उन सबके शव भूमि पर ना आ गिरे। एटन, तुम जख्मी हो गए हो। अगले दिन आपका जख्म कैसा है राजकुमारी? वो मामूली खरोच थी जो ठीक हो चुकी है, पर तुम्हें क्या हो गया था? इतने गुस्से में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले किसी भाले ने ऐसी हिमाकत भी तो नहीं की कि एटन के होते आप तक पहुंच जाए। एक मामूली खरोच के लिए इतना खून बहाना क्या उचित था एटन? वो खरोच अगर मेरे जिस्म पर होती तो शायद उचित नहीं था। आपके शरीर पर पड़ने वाली हर खरोच मेरे दिल पर पड़ती है राजकुमारी, और दिल पर चोट करने वाले को एटन कभी माफ नहीं करता। उफ, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? दिल से सोचने वाले को समझाना जरा मुश्किल काम होता है। ओह, रात के दूसरे पहर में भी एटन जाग रहा है। रात का दूसरा पहर चल रहा है, तुम अभी तक सोए नहीं। जाओ, अब सो जाओ, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। आपके सभी खतरे अब एटन के हो चुके हैं। बात खतरों की नहीं है। फिर क्या बात है एटन? कल मधुमास समाप्त हो जाएगा और आप अपने राज्य में लौट जाओगी। क्या आपके कुछ पल मुझे भेंट में मिल सकते हैं? फेरी से भेंट के वो पल एटन को मिल चुके थे। राजकुमारी, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगी? प्रश्न का उत्तर? वो भी इस समय? हाँ हाँ, पूछो। 1 और 1 का योग कितना होता है? 11। ये उपहास का विषय नहीं है राजकुमारी। उपहास तो तुम अर्धरात्रि में ये प्रश्न पूछकर कर रहे हो एटन। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का ठीक उत्तर दे देती हूँ। 1 और 1 का योग 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं राजकुमारी, 1 और 1 का योग 1 ही होता है। पर यह कैसे संभव है एटन? तुम्हारा गणित तो बहुत कमजोर है। ये प्रेम में संभव है राजकुमारी। प्रेम में जब 1 से 1 मिलता है तो 1 ही हो जाता है। ये प्रेम का गणित है जिसमें आप बहुत कमजोर हैं। एटन, एटन सुनो तो। हे राज देवता, मैं एटन को कैसे समझाऊं? पुरानी कहावत है, प्रेम और सुगंध कभी नहीं छुपते और छुपे भी नहीं। फेरी और एटन को इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। अगले दिन सजा का ऐलान कर दिया गया। एटन और फेरी ने राजद्रोह किया है। मिस्र के कानून के अनुसार
एटन और फेरी ने राजद्रोह किया है। मिस्र के कानून के अनुसार एटन का सिर कलम कर दिया जाए। वह फेरी को उसकी मृत्यु होने तक सोडांग नामक विषैले कैक्टस की सैया पर सुला दिया जाए। कुशल योद्धा था एटन, उसका सिर कलम करना आसान कहाँ था। धाड़ धड़ाक। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, मैंने अपराध नहीं प्रेम किया है। कड़ाक कड़ाक कड़ कड़। एटन की मौत देने वाले जल्लाद मौत के डर से कांप रहे थे। हमारे प्राण बख्श दो एटन, हम तो राजाज्ञा का पालन कर रहे थे। दूसरी तरफ भी जल्लाद राजाज्ञा का पालन कर रहे थे। नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया। एटन की को मौत तो ना मार सकी, पर फेरी के हिस्से के कांटे उसने अपने नाम लिखा लिए। एटन की बाहों में गिरी फेरी, पर अब देर हो चुकी थी। हमने एटन से प्रेम ना करके अपराध किया है और उसके लिए हम खुद को मृत्यु दंड देते हैं। हम प्रेम में मर रहे हैं, इसलिए हमारे मुंह से आह नहीं निकलेगी। हे राह देवता, तुम मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी जरूर करते हो। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब भी जन्म लूं एटन से प्रेम करूं। मेरे शरीर पर इन सोडांग के कांटों को जगह देना जो एटन ने इस जन्म में मुझसे छीन लिए हैं। अपनी अंतिम इच्छा के साथ फेरी ने अपनी अंतिम सांस एटन की बाहों में ली। इसीलिए इस जन्म में सोडांग के कांटों के साथ जन्मी थी सोडांगी, एटन के अधूरे प्रेम का कर्ज चुकाने के लिए। अब मुझे पता चल चुका है, एटन की उस जन्म का तुम्हारा अधूरा प्रेम मुझ पर उधार है, जिसे इस जन्म में सोडांगी चुका रही है और चुकाती रहेगी। इतिहास गवाह है, संसार के सभी महान प्रेम अधूरे रह गए। जो पूरे हो गए वो प्रेम ही नहीं थे। शायद इसीलिए प्रेम के हर पर्यायवाची शब्द में एक आधा शब्द जरूर आता है। अधूरे शब्द के बिना प्रेम शब्द लिखा ही नहीं जा सकता। यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख लेना। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, प्रीत, प्यार, असंभव है इन्हें पूरा लिखना। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए लिख रहा हूं आरंभ। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।